नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम लोग प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जिन्हें राजनीति का हिस्सा हों ताकि हमारा देश एक उन्नति के पथ पे आगे बढ़ सके? हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 1945 में जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहरों में जो औद्योगिक शहर थे, उसमें विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने बम डाल दिए, परमाणु बम डाल दिए, जहाँ आज भी जो है घास नहीं उगती। लेकिन वो ध्वस्त हुआ जापान, उसने मेक इन जापान का नारा दिया। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की जनता, वहाँ की मीडिया और वहाँ की सरकार एकजुट हुई कि देश को बनाना है, जापान को बनाना है। और आज जापान दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नंबर 1 पे पहुँच गया, क्योंकि वो राष्ट्रवाद था। इसी तरह 1949 में चीन आज़ाद हुआ और चीन ने भी जो है, जिसको अफीमचियों का देश कहते थे कभी, वो चीन जब क्रांति हुई वहाँ पर, तो उसके बाद उन्होंने भी मेक इन चाइना का नारा दिया और वहाँ की जनता, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और सरकार एकजुट हुई कि चीन को खड़ा करना है। तो आज दुनिया में तीसरी ताकत बन के खड़ा हुआ। हम 1947 में आज़ाद हुए। यही नारा जो है, चीन के 2 साल पहले जब हम आज़ाद हुए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को उस समय ये नारा देना चाहिए था, मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का। वो नहीं दिया उन्होंने। और इसलिए जो भावनाएं थी हमारे देश की आज़ादी के आंदोलन में, अपने शहीदों की, जो 1857 से 1947 तक करीब 6,32,000 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी 90 साल में, वो जो भावनाएं पूरे देश के अंदर राष्ट्रवाद की ओत-प्रोत थी, उस समय अगर मेक इन इंडिया का और आत्मनिर्भर भारत का नारा अगर दिया गया होता, तो आज हम पूरे दुनिया में नंबर 1 पे होते। ये नारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जब वो सत्ता में आए तब दिए, देश को बनाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए नारा देने का काम किया। और उसी के तहत उन्होंने जिन लोगों के पास आवास नहीं थे, उनको आवास देने का टाइम बाउंड 2022 तक देना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय देना और जिनके पास बिजली नहीं थी उनको मुफ्त में सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन देना, सबको बिजली उपलब्ध कराना। जिन लोगों के लड़कों की शादी, बच्चों की लड़कियों की शादी नहीं हो रही, उनको अलग से पैसे उपलब्ध कराना। जनधन खाता खुला करके महिलाओं की और व्यक्तियों की मदद करना। जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा योजना लागू करके उनको जो है, अगर उनके घर में दुर्घटना हो जाए तो दोनों योजनाओं के तहत लगभग 4 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए करके उनको, परिवार को उपलब्ध कराना। ये सारी योजनाएं किसानों को 6,000 रुपये साल में उनको किस्त किसान निधि सम्मान के रूप में देना, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज देना और इस तरह की वो बहुत सी सैकड़ों योजनाएं लोगों के, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबको देने का काम किया। और प्रत्येक बैंक से एक महिला किसी वर्ग की हो, किसी संप्रदाय की हो और एक शेड्यूल कास्ट, किसी भी जाति का हो, पासी, चमार, धोबी, धानु, कोरी, खटे, कहिया, एसटी, उनके लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देकर के कल कारखाने का मालिक बनाना। ऐसे 1,36,000 बैंक है पूरे देश में। आप समझिए 2,72,000 लोगों को ये कल कारखाने का मालिक बनाना। अगर 10 लोगों को काम देंगे तो 27 लाख लोगों को काम दे देंगे। तो ये जो योजनाएं मोदी जी की हैं, वो योजनाएं इतनी बेहतर हैं कि वो जनता को आज उठ करके खड़ा करने का काम कर रहे हैं। इस कोरोना के पीरियड में भी अगर आप देखें तो सरकार को कहीं से टैक्स नहीं मिल रहा था, उसके बाद भी मुफ्त में राशन देना और मजदूरों के खाते में पैसा डालना। जनधन योजना के तहत जो महिलाएं खाता खुलाई थी उनके खाते में 3 बार 500-500 रुपये पहुंचाना। अभी भी जो है पूरे देश के 80% लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना। आज भी मुफ्त में राशन उपलब्ध हो रहा है और अभी यूपी की सरकार जो है मुफ्त में राशन देना शुरू कर दिया। तो योगी जी ने अब इस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, अगर आप केंद्रित करें तो आपको लगेगा कि 2 बार महीने में एक व्यक्ति को 10-10 बार यानी 20 किलो राशन मिल रहा, 1 किलो और दोनों बार जब लेने जाएगा तो 1 किलो नमक मिलेगा, 1 किलो दाल मिलेगी या चना मिलेगा, 1 किलो तेल भी मिलेगा। तो ये जो सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, मैं समझ रहा हूँ एक अभूतपूर्व कार्य जो है किया है। डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन पूरा कर रहे हैं योगी जी, मोदी जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन पूरा कर रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान, ये सारी चीज़ें दे करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा कर रही है। लेकिन अखिलेश जी की पिछली सरकार ने
5 साल में केवल 18,000 आवास दिए। उत्तर प्रदेश में 45 लाख आवास हमारी सरकार ने दे दिए। वो कब्रिस्तान की बाउंड्री खिंचवाते रहे, वो जिंदा लोगों के लिए राजनीति नहीं करते। अभी वो जो है अपने को जातिवादी समझते हैं। कल एक इंटरव्यू में, कल परसों मैंने देखा कि आज तक की एक एंकर से इतना भिड़ गए कि अंत में अपने आप वो बोलने लगे कि मैं यादव हूँ। मतलब वो अपने को बिरादरी समझते हैं, अपने को इंसान समझते नहीं। तो ये जो उनकी लैंग्वेज है, जो एक आदमी चीफ मिनिस्टर रहा हो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर विराजमान हो, उस व्यक्ति के मुंह से एक जाति का शब्द निकलना कि मैं फला हूँ, मैं समझ रहा हूँ राजनीति के लिए ये जो है बहुत अच्छी बात नहीं है, और समाज के लिए भी नहीं, और उनकी पार्टी के लिए नहीं, और देश के लिए भी, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। साहब, जैसे पार्टियों की आप बात कर रहे हैं राजनीतिक, क्योंकि देश हमारा लोकतांत्रिक देश है। आपने एक पार्टी की बात की, आपने केंद्रीय सरकार के बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, लेकिन हम और पार्टियों की भी अगर बात करें तो कहने को हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, पर ज़मीनी हकीकत क्या है? क्योंकि हम परिवारवाद भी देखते हैं, हम धर्मवाद भी देखते हैं, जातिवाद भी देखते हैं, तो इसका दोषी आप आखिर किसको मानते हैं? ये जनता है या फिर राजनीतिक पार्टियां ही ऐसा माहौल क्रिएट कर देती हैं कि ये सारे मुद्दे आ जाते हैं हाईलाइट में? देखिए, ये परिवारवाद तो कांग्रेस ने चलाया। अभी प्रधानमंत्री जी 26 नवंबर को जो है 26 नवंबर 2021 को ये संविधान दिवस होता है, और संविधान दिवस के दिन चूंकि हमारी सरकार आई तो उन्होंने संविधान दिवस मनाना शुरू किया, वरना कोई नहीं मनाता था। तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री जी ने सभी दल के लोगों को आमंत्रित किया, और वो आमंत्रित किया लोकसभा अध्यक्ष ने। प्रधानमंत्री आमंत्रित करते न जाते, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने आमंत्रित किया था तो जाना चाहिए था। उसमें ये लोग नहीं गए, वो लोग जो उनकी पार्टियां व्यक्ति के नाम पर चलती। तो कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के नाम पर, वही तय करेंगे कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन करेगा, क्या करेगा, उन्हीं के परिवार का रहेगा, शुरू से चला आया। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ले लीजिए, तो मुलायम सिंह जी के बाद जो है अखिलेश जी, फिर उनके परिवार का ही रहेगा। क्या वो किसी को पार्टी का अध्यक्ष, किसी दलित समाज के आदमी को, अनुसूचित जाति के समाज को, या अन्य पिछड़े वर्ग में तमाम लोग आते हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष, या किसी अपर कास्ट में किसी को क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसके अलावा अगर लालू यादव की पार्टी का देख लीजिए तो वो भी हाल उनका वही है। या और जो भी मायावती जी को देखिए, उन्होंने तो 9 अगस्त 2008 को जब मुख्यमंत्री थी तो लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में उन्होंने घोषणा की कि मैं अपनी पार्टी, जब तक जिंदा हूं तब तक मैं पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं नहीं रहूंगी तो मैं पार्टी की वसीयत अपने से 18 साल कम उम्र के एक व्यक्ति के नाम करती हूं जो मेरी जाति का है। यानी उनकी जाति में कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं बन सकता। उन्होंने उसकी एक वसीयत कर दी, तो पार्टी ना हो गई, वो प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरीके के जो लोग अपने नाम से पार्टी चलाने का काम करते हैं, ऐसे लोग केवल एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, और वो एक लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे, वो परिवारवाद है। इसकी परिभाषा को प्रधानमंत्री जी ने क्लियर किया। लेकिन किसी परिवार के लोग अगर 4 लोग हैं और चारों लोग की पार्टी में काम कर रहे हैं तो चारों कार्यकर्ता हुए, वो परिवारवाद नहीं है। तो जो मेहनत करता है, अगर 4 लोग कहीं पर मजदूरी करते हैं तो उनको मजदूरी अलग अलग मिलेगी। 4 लोग अगर कहीं पे कोई काम करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उनको सैलरी अलग अलग मिलेगी। 4 लोग किसी दल में अगर पूरी तरीके से निष्ठा से अलग अलग काम करते हैं तो पार्टी उनको कार्यकर्ता मानती है, उनको वर्कर मानती है। हमारी पार्टी उनको परिवारवाद नहीं मानती। इसलिए हमारी पार्टी में कोई भी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या क्षेत्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार से ज़्यादा लगातार नहीं रह सकता। 2 बार रह सकता है, 2 बार के बाद उसको बदलना पड़ेगा निश्चित तरीके से। उसके बाद भले रह जाएं, लेकिन 2 बार से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रह सकता। ये पार्टी का वो है। जहाँ तक कि परिवारवाद की और लोग जो परिभाषा दे देते हैं, वो परिभाषा कभी दे देते हैं कि इनके घर में कई लोग हैं और उनको टिकट ना दिया जाए, उनको टिकट ना दिया जाए, उनको ना, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने क्लियर किया है, एक घर में 4 लोग अगर काम कर रहे हैं और पार्टी का अलग अलग कर रहे हैं और क्षेत्र में अलग अलग उनकी पहचान है, इस तरीके की है, और उनके साथ लोग जुड़ करके मेहनत करके काम कर रहे हैं, तो निश्चित तरीके से अगर जनता उनको लाइक करती है तो उस व्यक्ति को सपोर्ट करने का काम किया जाएगा, ना कि किसी के परिवार के बेटा है, भाई है, इसलिए सपोर्ट करने का काम किया जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने क्लैरिफिकेशन करने का काम किया। लोकतंत्र जो है, हर व्यक्ति, हर पार्टी बोलती है कि मेरी पार्टी में लोकतंत्र है,
लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी में किसी को शामिल करने के पहले भी विचार होता है। सर, अगर मैं बात करूं कि विधानसभा चुनाव आ ही गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस समय किस बेसिस पे क्या मुद्दे होने चाहिए जिस पे जनता को ध्यान देना चाहिए और उन मुद्दों को समझकर ही अपने नेता का चयन करना चाहिए? मैं तो जनता से अपील करता हूँ कि आपको इसके पहले आपने देखा होगा तमाम उन पार्टियों की जिनकी सरकारें रही हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, 4-4 बार सरकार, कांग्रेस की अनगिनत बार सरकार, या इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं, जिन लोगों ने क्या काम किया आपके बारे में पता होगा। 8 घंटे बिजली मिलती थी, बगैर पैसे का कनेक्शन नहीं मिलता था, लड़कियों की शादी सही तरीके से नहीं हो पाती थी, कर्जा लेना पड़ता था, इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता था, ये सारी प्रॉब्लम थी, आवास नहीं मिलते थे, शौचालय नहीं मिलते थे। आज ये सारी चीज़ें आप मिल रही हैं और मैं अब कहना चाहता हूँ कि ये टारगेट है हमारे देश का, हमारी पार्टी का भी और हमारी सरकार का भी, कि सन 2022 तक हिंदुस्तान में जिन लोगों के कच्चे घर थे पक्के हो गए, जिनके शेष कच्चे घर रह गए, उनके घर पक्के बनाने हैं। वो कौन बनाएगा? ये आपके सामने साफ सा विज़न है मोदी जी का कि सन 2022 तक के हम उन सब लोगों के जो झोपड़पट्टी में कच्चे घर में रहते हैं उनको आवास दे देंगे, लोगों का इलाज मुफ्त करेंगे, लड़कियों की शादी में भी उनको अनुदान दिया जाएगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, विधवा विकलांग वृद्धाओं की पेंशन इस समय दूनी हुई है, वो मिलती रहे। अभी गांव पंचायत सदस्यों को की भी बैठक में कभी किसी सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया, हमारी सरकार उनको अब 100 रुपये हर मीटिंग में देगी। बीडीसी के मेंबर, जिला पंचायत के सदस्य, प्रमुख, प्रधान और जिला पंचायत के अध्यक्ष, सबका पैसा मानदेय 2 गुना कर देने का काम किया। आशा बहू, आंगनबाड़ी वर्कर, होमगार्ड, पीआरडी के जवान, खाना बनाने वाली रसोइयाँ, चौकीदार, शिक्षा मित्र, शिक्षा अनुदेशक, शिक्षा प्रेरक, बिजली कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जितने भी संविदा कर्मी हैं, उन सब लोगों की मदद हमारी सरकार इस समय कर रही है और आने वाले भविष्य में धीरे धीरे उनको मानदेय बढ़ा करके इतना करेगी कि उनका परिवार सही तरीके से चले और जो भी काम करते हैं उनके बदले में उन लोगों की मदद हो और मानदेय भी बढ़े। ये एक हमारा विज़न है, हमारी पार्टी का भी विज़न है, हमारी सरकार का भी विज़न है। इसलिए इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए आप लोगों को सोच समझ कर वोट देना चाहिए। जिन लोगों ने अपने पीरियड में जब उनके पास पावर रही, उन्होंने मुर्दों के लिए काम किया, कब्रिस्तान बनाए, उसमें बाउंड्री खिंचाई, उनमें जो है हैंडपाइप लगाया। हमारी सरकार का विज़न है कि 2024 तक हम प्रत्येक घर में पानी की पाइपलाइन बिछा करके उनको पीने का पानी टोटी से उनके घर तक पहुंचा देने का काम करेंगे। एक भी आदमी की जान न जाने पाए, इसलिए कोरोना का वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाया, लोगों को लग रही है। लेकिन जो लोग ये कहते थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, अगर कोई लोग मरे हैं और आज अगर कोरोना पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो वो उन लोगों की वजह से जिन लोगों ने बीजेपी की वैक्सीन बता करके लोगों को नहीं लगाने दिया, और आज वही गलत सवाल खड़ा करते हैं कि वैक्सीन क्यों नहीं लगी। खुद तो आपने लगाने से लोगों को रोका। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी सेवा ही संगठन है, इसके तहत काम करती है। हमारी पार्टी का विजन समझ लीजिए, दूसरी पार्टी का विजन समझ लीजिए, दूसरों लोगों की सोच समझ लीजिए। हम लोग राष्ट्रवाद पे काम कर रहे हैं और राष्ट्रवाद पे लोगों को काम करने की ज़रूरत है, देश को बनाने की ज़रूरत है। सरकार, मीडिया, जनता और सरकारी कर्मचारी अधिकारी एक मत खड़े होकर के इस देश को मजबूत करना है। कोई भी आदमी भूखा ना रहे, नंगा ना रहे, कोई आदमी इलाज के अभाव में उसकी जान न जाए। इस पे हमको पूरी तरीके से काम करना है, ये विजन लेकर के चलना है। जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से करते हैं, जिन्होंने देश के टुकड़े कर दिए, ऐसे लोगों को पहचानने का काम करिए। जो कब्रिस्तान के लिए, मुर्दों के लिए काम करते हैं और जो जिंदा लोगों के लिए काम नहीं करते, ऐसे लोगों को पहचानने का काम करिए। जो डॉक्टर अंबेडकर का मिशन नहीं पूरा किए, हमारी पार्टी पूरा कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन हमारी पार्टी पूरा करने का काम कर रही है। इसको आप पहचाने कौन पूरा कर रहा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान। आज जिनको राशन मिल रहा है वो खा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, इतना राशन मिल रहा है, उनके चेहरे पे मुस्कान है। उनकी तरफ आप देखिए कौन कर रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये मैं कह रहा हूँ, संत गाडगे का, संत रविदास का, ज्योतिबा राव फुले का, इनका मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, या महर्षि वाल्मीकि का, महात्मा बुद्ध का, गांधी जी का मिशन, ये जो पूरा करने का काम योगी जी की, मोदी जी की सरकार और हमारी पार्टी कर रही है। और जो दूसरे दल के लोग हैं, उन्होंने अपने अपने पीरियड में क्या किया उसकी तुलना करिए और उसके बाद वोट देने का निर्णय लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ
इस देश को मजबूत करना है, राष्ट्र को मजबूत करना है। एक भी आदमी भूखा ना रहे, एक भी आदमी ऐसा ना हो जिसको परेशानी हो, दवा के अभाव में किसी की जान न जाने पाए, सबके घर पक्के बन जाएं, सबके आवास मिल जाए, सबको सुविधाएं मिल जाएं। ये हमारा विजन है और इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, वरना बाद में पछताने वाला ना हो। फिर ऐसा ना हो जाए कि बिजली आपको 8 घंटे मिले और सारी सुविधाएं ये जो मिल रही है बीजेपी की सरकार में ख़त्म कर दें लोग। यही उनको तकलीफ है, परेशानी है। और आपको जो ये सुविधाएं मिल रही हैं, इससे लोगों को जलन हो रही है, वही जातिवाद और संप्रदायवाद चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग ही मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रभक्त बताने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने दसियों लाख लोगों को काट करके 1947 में हिंदुस्तान के अंदर भेज देने का काम किया था। सर, आपने कोरोना का जिक्र किया तो हमने 2 लहर देखी, हमने बहुत कुछ खोया, बहुत लोगों ने अपनों को खोया। तो इस बार आप क्या सोचते हैं कि हम लोग कितना तैयार है, सरकार कितना तैयार है, हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्थाएं कितना तैयार है इस बार की लहर से लड़ने के लिए? हमारी सरकार भी तैयार है पूरी तरीके से और हमारी पार्टी भी तैयार है, केंद्र में भी। और उत्तर प्रदेश में तो माननीय मोदी जी ने पूरे देश में ये किया है, लेकिन योगी जी ने विशेष तरीके से आशा बहू, आंगनबाड़ी वर्कर को और एक सरकारी कर्मचारी को मिला करके निगरानी कमेटी बनाई। 0 से 6 महीने के बच्चे को मेडिकल किट की अलग दवा, 6 महीने से 3 साल के बच्चे की अलग दवा, 3 साल से ऊपर के लोगों की अलग दवा। और ये मेडिकल किट पहले ही बांट देने का काम किया गया है। निगरानी कमेटी किसी को बुखार आए, वो दवा उसकी उम्र के अनुसार उनको देने का काम करिए। इसके लिए हॉस्पिटल भी हमारे पहले से तैयार हैं। पूरे प्रदेश में 300 से ज़्यादा ऑक्सीजन गैस के प्लांट लग गए हैं, कुछ जगह रह गए, वो लग रहे हैं। हर सीएससी पर भी ऑक्सीजन गैस प्लांट लग रहे हैं। अब कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से तैयार है कोरोना से निपटने के लिए। सेवा ही संगठन के तहत हमारी भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है। हम अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे लोगों की मदद करते हैं और इसीलिए हमारे विधायक 6 विधायक खत्म हुए कोरोना की वजह से, जो लोगों की मदद करते थे। कई सभासद खत्म हुए, कई नेता भी हमारे खत्म हुए। खुद मुझे कोरोना हुआ, मेरे भाई की डेथ हुई, मेरे भाई की एक दामाद की डेथ हो गई कोरोना की वजह से, लेकिन हम लोगों ने लोगों की मदद करना बंद नहीं किया। लेकिन दूसरी पार्टी में हमारे जो 6 विधायक में 3 मंत्री खत्म हुए, लेकिन दूसरे हमारे मुख्यमंत्री जी भी कोरोना पॉजिटिव हुए और वो काम करते रहे। आज माननीय राजनाथ जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, अभी उनकी पहले पत्नी जी कोरोना पॉजिटिव हो गई, नड्डा जी हो गए, राधा मोहन जी हमारे यहाँ जो प्रभारी हैं प्रदेश के, वो कोरोना पॉजिटिव हो गई। इसलिए लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं दूसरे दल के किसी बड़े नेता को कोरोना क्यों नहीं हुआ, मुझे बड़ी ताज्जुब बात क्यों नहीं हुआ, इसलिए कि वो अपने घर में बैठ करके ट्वीट करते रहे। वो अपनी पार्टी के लोगों को भी जो कोरोना से पॉजिटिव हुए, परेशान हुए, उनकी मदद नहीं किया। उनकी मदद हमने किया, यानी भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम लोग जा करके उनको राशन पहुंचाना, दवा पहुंचाना, हमारी पार्टी के लोगों ने सेवा संगठन के तहत काम किया। हम एक भी व्यक्ति को, हमारा प्रयास है कि कोरोना की वजह से हम उसकी जान नहीं जाने देंगे। इस प्रयास के तहत हम और हमारी पार्टी, हमारी सरकार काम कर रही है। सर, जाते जाते बस एक सवाल, क्योंकि हमारा देश युवा प्रधान देश है, तो युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो नए हैं, जो नए वोट डालेंगे, नए लोग हैं, जो पुराने भी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों को समझें, राजनीति को किस तरीके से समझें और किस तरह से उन्नति के एक पथ पे आगे बढ़ सके, हमारे देश को भी बढ़ाएं और खुद भी बढ़े? नौजवानों से मेरी अपील है और जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप जब पहला बटन दबाओगे तो किसी के बहकावे में दबाओगे या राजनीतिक विचारधारा समझकर, जनता के हित की बात सोचकर, लोगों के हित की बात सोचकर, आम आदमी की और देश की बात सोचकर, अगर ये आप समझ करके बटन दबाओगे तो निश्चित तरीके से जो सुविधाएं मिल रही वो मिलेंगी, राष्ट्र मजबूत होगा। जो आतंकवादी हमारे देश पर नज़र गड़ाए बैठे हैं, जो कुछ पड़ोसी देश हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के बजाय अपने देश का सामान हमारे देश में बनाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो बेच रहे हैं। हमारी सरकार का विज़न है, हमारी पार्टी का विज़न है कि हम वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय चीज़ें छोटी छोटी बने, उनका जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारे देश में बने और हमारे देश में बिकें और इतना उत्पादन करें कि जहाँ हम दूसरे देश में वो सामान ले जा करके बेचें, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बन सके। और इसके लिए युवाओं को रोज़गार मिलेगा, युवाओं को समस्याएं हल होंगी। और इसलिए आप जातिवाद के चक्कर में नहीं फंसना है। आपको किसी दूसरे मैटर पे नहीं फंसना है। ये लड़ाई 80 बनाम 20% की है, 80% बनाम 20%। 80% वो लोग जो राष्ट्रवादी हैं, जो अपनी जान की बाजी लगा करके देश का, लोगों का, जनता का हित चाहते हैं, वो लोग। और 20% वो लोग जो लोग
यहाँ पर आतंकवाद अगर हो रहा है तो उस पर चुप्पी साधे हैं, भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं, जातिवाद काम कर रहे हैं, संप्रदायवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, या हमारे देश पे एन केन प्रकारेण वो कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर राष्ट्र का प्रेम रहना चाहिए, देश के लिए प्रेम रहना चाहिए, लोगों की भलाई रहना चाहिए, और नौजवानों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक अपना मजबूत राष्ट्र, मजबूत देश बनाएंगे। एक समय अब आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन अगर भूखा भी रहना पड़ जाए तब भी देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए हम मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों की तारीफ करने वाले लोगों को हमको अपने देश में, उनकी विचारधारा के, भले अपने देश में रहते हों, भले हम उनके समाज के हों, लेकिन उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान में रख करके आप लोगों को वोट करना है। और फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये काम केवल और केवल आप याद करो, कभी जो है 1947 से 1920 तक कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं फहरा। रोक थी तिरंगा लगाने पे, भारत का संविधान नहीं लागू था। धारा 370 खत्म करके, 35A खत्म करके आज तिरंगा भी फहर रहा है। वहाँ के लोगों को आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, लोगों को राशन मिल रहा है। भारत का संविधान आज वहाँ लागू है। नहीं तो कभी फौज पर पत्थर फेंकते जाते थे, 500 रुपये पर दिन भर पत्थर फेंकते थे फौज पर। आप सोचिए जरा, जनता पर, फौज पर, सिपाहियों पर दिन भर में। इस तरीके की आज समस्या वहाँ पर ख़त्म हुई, और जो लोग ये हरकत कर रहे थे वो जेल के शिक्षों में है। माफिया राज ना आने पाए, गुंडागर्दी का राज ना आने पाए, लोग आपसे लड़े ना, आपको फर्जी मुकदमे में बंद ना करा पाएँ, आपकी इज्जत करें, सम्मान करें, बहू बेटियों की इज्जत बचे और सही सलामत से अपने घर आएँ और जाएँ। इस सवाल को लेकर के हमको वोट करना है। और वो काम अगर कोई कर सकता है तो हमारी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार कर रही है, भविष्य में करेगी। इसलिए आपसे आह्वान करता हूँ, आइए हमारे साथ, मैं हूँ। जिसको कोई प्रॉब्लम परेशानी है, गलत काम मत करना। नाजायज़ कोई गुंडागर्दी करे, सताए, तकलीफ है, कुछ भी है, तो मैं हूँ कौशल किशोर। मैं आपकी मदद के लिए 24 घंटे खड़ा हूँ। चिंता करने की ज़रूरत किसी को नहीं है। धन्यवाद सर। ये थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।